हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का लेसन सेकंड, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हम देखते हैं धम्म की नीति की क्रियान्विति। यानी क्रियान्विति मतलब उसने अपने धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या क्या कार्य किए। 4 नंबर के क्वेश्चन में अलग से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए या धम्म की क्रियान्विति के लिए कौन कौन से प्रयास किए या कौन से कदम उठाए। इसके लिए हम देखते हैं कि धम्म की नीति क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले उसने युद्ध का त्याग कर दिया। ठीक है ना, युद्ध का त्याग कर दिया। यानी लोगों में दया और प्रेम की भावना को महत्व दिया। दूसरा हम देखते हैं कि उसने अपने धम्म के प्रचार के लिए धम्म आयोग आयोजित किए। धम्म आयोग आयोजित किए। धम्म आयोग जो थे, इनका कार्य क्या होता था? विदेशों में जाकर धम्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है ना, विदेशों में जाके धम्म का प्रचार प्रसार करना किसका प्रमुख कार्य था? धम्म आयोग का। तो धम्म आयोगों की नियुक्ति की गई उसके द्वारा। इसके बाद उसके द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। धम्म महामात्रों की नियुक्ति के द्वारा क्या किया? इसमें अलग से आपके 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक के काल में धम्म महामात्रों के प्रमुख कार्य क्या थे। तो उनका प्रमुख कार्य क्या था? सबसे पहला कार्य था धम्म का प्रचार प्रसार करना। धम्म का प्रचार प्रसार करना पहला कार्य था। दूसरा कार्य क्या था उनका? युद्ध बंदियों को छुड़वाना। जो युद्ध में बंदी बनकर आए लोग, उन बंदियों को छुड़वाना। इसके अलावा क्या कार्य था उनका? कि युद्ध में बंदी बनाए गए हैं लोग, उनके परिवार वालों की सहायता करना। उनके परिवार वालों की सहायता करना, ये भी किसका कार्य था? धम्म महामात्रों का प्रमुख कार्य था। ठीक है ना, तो ये अलग से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि धम्म महामात्रों का प्रमुख कार्य क्या था। इसके अलावा उसने क्या किया? धम्म के प्रचार के लिए धम्म यात्राएं करवाई। ठीक है ना, धम्म यात्राएं कराई। ये वो धम्म यात्राएं करवाता था। पहले क्या होता था? विहारों की यात्राएं होती थी, उसके स्थान पर उसने क्या? धम्म यात्राएं आयोजित की। धम्म यात्राओं के माध्यम से क्या करता था? वो अलग अलग जगह पर जाता था, पूरी रैली जुलूस निकालता ना, वैसे आयोजन करता था। और जो बीच में आने वाले जो गरीब निसहाय बच्चे हैं, पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, उनकी सहायता करने का कार्य करता था। इन सभी माध्यम से उसने अपने धम्म का प्रचार प्रसार किया। ओके, नेक्स्ट आता है धम्म की नीति का मूल्यांकन। अब हम कैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसकी धम्म की नीति कितनी सफल रही, कितनी असफल रही, उसके बारे में बताएंगे। तो उसकी धम्म की नीति के मूल्यांकन पर हम कह सकते हैं कि उसकी धम्म की नीति जो थी वो पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो सकी, बढ़ नहीं पाई। इसका भी अलग से क्वेश्चन आता है आपके कि अशोक की धम्म की नीति फलीभूत न होने के क्या कारण थे। ठीक है ना, तो मूल्यांकन में ये मानते हैं कि उसकी जो नीति थी, धम्म की जो नीति जो थी वह फलीभूत नहीं हो पाई, यानी पल बढ़ नहीं पाई, आगे नहीं बढ़ पाई, फलीभूत नहीं हुई। कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से अशोक ने अपने धम्म का क्रियान्वयन किया था, नीति को बढ़ाया था, उस तरह से उसके उत्तराधिकारी उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए। ठीक है ना, क्या लिखेंगे कि उसके उत्तराधिकारी अशोक के समान धम्म नीति का क्रियान्वयन नहीं कर पाए। धम्म नीति का क्रियान्वयन नहीं कर पाए। पहला कारण तो ये आता है। ओके, दूसरा कारण हम ये कह सकते हैं कि अशोक के शासन के बाद उसके जो भी उत्तराधिकारी थे
वह सभी युद्ध में, सभी अपने साम्राज्य विस्तार में, युद्ध के में बिजी रहने वाले थे। युद्ध में इतने संलग्न हो गए कि उन्होंने धम्म की नीति की तरफ वो ध्यान ही नहीं दिया। और धम्म का नीति के प्रचार में क्या है, शांति का काल होना आवश्यक है। लेकिन अशोक के बाद के जो लगभग 50 साल का जो शासन था, तो शासन काल में शांति नहीं दी, शांति का अभाव था, या शासन काल में, उसके उत्तराधिकारी के शासन काल में युद्ध में लगे हुए थे सभी शासक, शांति का अभाव था, जिस कारण से उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने धम्म की नीति की तरफ ध्यान नहीं दिया। तीसरा कारण हम कह सकते हैं कि उसके जो उत्तराधिकारी थे वे सभी अयोग्य थे। उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे या अयोग्य थे, और यही मौर्य वंश के पतन का कारण भी बनता है। ठीक है ना, उसके उत्तराधिकारी का अयोग्य होना, जिसके कारण से जो कार्य अशोक के द्वारा किए गए थे वो उसके उत्तराधिकारी नहीं कर पाए थे। इस कारण अशोक की जो धम्म की नीति थी वह फलीभूत नहीं हो पाई या आगे निरंतर नहीं रही, केवल अशोक के शासनकाल तक ही रही। अशोक के बाद में उसकी धम्म की नीति पूरी तरह से समाप्त हो गई। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अशोक के प्रशासनिक सुधार। इसमें भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। हालांकि इसमें सारे वही पॉइंट्स रिलेटेड वापस रिपीट होंगे जो अब तक हमने पढ़े हैं। ठीक है ना, उसने क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधार में सबसे पहले तो हम कहेंगे कि उसने युद्ध नीति का त्याग कर, युद्ध नीति का त्याग कर जनता के प्रति प्रेम भाव को प्रदर्शित किया। ठीक है, प्रेम भाव को प्रदर्शित किया। सबसे पहला कार्य तो ये होगा। दूसरा क्या क्या प्रशासनिक सुधार किया? दूसरा, उसने पशु बलि व हिंसा को निषेध किया, यानी किसी प्रकार में युद्ध में या पशुओं की जान नहीं जानी चाहिए, युद्ध में लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, तो हिंसा का निषेध किया, यानी उस पर रोक लगा दी। ठीक है, तीसरा हम कह सकते हैं कि उसने अपने शासनकाल में प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। क्या क्या उसने अपने शासनकाल में? प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। कौन थे प्रतिवेदक? प्रतिवेदकों का प्रमुख कार्य क्या होता था कि ये जनता के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनते थे और उन समस्याओं को अशोक के पास लाकर सुनाते थे। कई बार अशोक जो है खुद प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने जाकर उनकी समस्याओं को सुनता था और उनको दूर करने का प्रयास करता था। ठीक है, चौथा हम कह सकते हैं कि अशोक ने पितृव्रत शासन का प्रतिपादन किया, पितृव्रत शासन को अपनाया, पितृव्रत शासन का सिद्धांत अपनाया। पितृव्रत शासन का सिद्धांत का मतलब क्या है कि उसने जनता को अपनी संतान माना, एक पिता की तरह अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य किए। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अशोक ने लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा दिया या लोक कल्याणकारी कार्य किए, लोक कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन दिया, लोक कल्याणकारी कार्य किए, जैसे सड़कों का निर्माण, सरायों का निर्माण, कुओं का निर्माण, ये सारे कार्य किए। जो बंजर भूमि थी उसको उपयोगी बनाने के प्रयास किए, कृषि भूमि का बहुत ज़्यादा विस्तार किया, उत्पादन शक्ति पर बल दिया, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, ऐसे सारे कार्य उसके द्वारा किए गए थे। इसके अलावा क्या है, उसने जो धम्म महामात्र थे, धम्म महामात्रों की नियुक्ति के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार किया, नियुक्ति के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार किया, धम्म का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट क्या है, उसने राजूक, प्रदेष्टि, अमात्य आदि अधिकारियों की, राजूक जैसे आदि अधिकारियों की नियुक्ति की,
आदि अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका प्रमुख कार्य क्या था? जिनका प्रमुख कार्य था जनता को तत्काल न्याय दिलाना। कार्य क्या था? जनता को तत्काल न्याय की व्यवस्था उसके द्वारा की गई। कोई भी केस लंबा नहीं चलना चाहिए। जनता की जो भी समस्याएं हैं उन सभी पर तत्काल न्याय उनको दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि राजू कादी अधिकारी के उसके बाद उसने नौकरशाही, यानी जो उसके दरबार में काम करने वाले शासक व्यक्ति थे, नौकरशाही है, प्रजा है और स्वयं राजा के लिए, सभी के लिए उसने एक राजा के लिए एक संविदा का निर्माण किया। संविदा मतलब एक कानून बनाया, ठीक है, नियम और कानून बनाए सभी के लिए कि सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि शासन व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से संचालित की जा सके। तो ये महत्वपूर्ण उसके प्रशासनिक सुधार थे जिसके कारण हम अशोक को एक मौर्यकालीन शासक का महान प्रतापी शासक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ओके, लास्ट हम पढ़ते हैं मौर्य वंश का अंत। अब मौर्य वंश का अंत कैसे हुआ? हालांकि अशोक के बाद में लगभग हम मान सकते हैं कि लगभग 50 वर्षों तक शासन कार्य चला था, मौर्य वंश था, जिसमें प्रमुख रूप से हम मान सकते हैं जालोक, कुणाल, दशरथ, ये सब उसके वंशज है, उसके उत्तराधिकारी हैं। देववर्मन, काफ़ी सारे शासक हुए थे जिन्होंने मौर्य काल को, मौर्य वंश को आगे बढ़ाया था, शासन कार्य किया था। और इस वंश का अंतिम जो शासक था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ इस वंश का, किस वंश का? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसी का एक सेनापति था। कौन था? इसी का एक सेनापति था। इसकी सेना का सेनापति क्या नाम था उसका? पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। उसने क्या किया? बृहद्रथ के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसकी हत्या कर दी। और 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत करके पुष्यमित्र शुंग ने एक नया वंश चलाया जिसे किस नाम से जानते हैं? शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना मौर्य काल जो है वह समाप्त हो गया है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।